नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल एक आपके पड़ोस में एक देश है, पड़ोस में तो नहीं कहा जा सकता, वैसे पड़ोस में ही था, लेकिन 47 में दूर हो गया और उसके मानने वाले यहाँ बहुत रहते हैं, शिया मुस्लिम। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान तेल लेने गया है, लेकिन ईरान के पास तेल है, बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन वहां खुमैनी के खिलाफ जो विद्रोह है और कहते हैं कि ये सीधे तौर पर ये लग गया है, बड़ा वाला एल ईरान का, और बहुत भयंकर एल लग गया है। जरा कुछ पहले कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद ईरान की जो दुर्दशा है, ईरान में जो इतना बुरा हाल है, यानी कि 16 लाख रुपए लाइए और $1 ले जाइए, उसकी करेंसी के लग गए हैं, वाकई लग गए हैं। जरा पहले सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें जो वहां के गार्ड्स हैं, यानी कि महिलाओं को हिजाब पहनने पर जो रोकते थे, टोकते थे, मारते थे, और जो धर्म का पालन करवाने, धर्म तो एक ही होता है, सॉरी, रिलीजन का पालन कराने वाली जो यूनिट थी, रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके मुख्यालय का क्या हुआ, जरा ये देखिए पहले। तो खोमनी का खुमान गुमान निकल चुका है। दूसरी वीडियो देखते हैं जरा। तो ये तमाम वीडियोस आपने देखी, लोग सड़कों पर है, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े। और देखिए सड़कों पर बहुत भारी भीड़ है, वहां पर खुमैनी के शासन को उठाकर फेंकने की कोशिश कर रही है, और ईरान के वाकई एल लग गए हैं। जरा इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बाबा रामदास मेरे साथ मौजूद है। बाबा जी, वहां का अभी हाल क्या है? दर्शकों को फुटेज के हिसाब से तो समझाया, दिखाया आपने, पर जरा आप समझाइए। देखिए वीडियो तो आपने देख ही लिया कि जो वर्तमान जो वहां का जो कार है, जो भी प्रशासन है, उसके खिलाफ जनता सड़कों पे उतर आई है। और आपने वो भी दिखा दिया कि जो वहां की मॉरल पुलिस थी, वो जो औरतों को हिजाब, उसके जिम्मे एक ही काम था कि औरतों को हिजाब पहना के रखो, और औरतों ने प्रोटेस्ट किया। आपको वो उस तेहरान यूनिवर्सिटी की उस लड़की का भी याद होगा कि जब उसको बोला गया कि तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना है, तो उसने हिजाब नहीं कपड़े पे उतार दिया और अपने अधो वस्त्रों में जो है आके सड़क पे बैठ गई कि तो लो पहना लो हिजाब। और उसके पक्ष में पूरे ईरान की औरतें आके खड़ी हो गई, नहीं पहनेंगे हिजाब। तो एक तरह से ये जो ईरान का जो कट्टरपंथी शासन था, वहां का जो तानाशाही शासन था, वो जो अपनी जनता को आज भी बेड़ियों में जकड़ के रखना चाहता है, वो जो अपने देश की औरतों को, बच्चों को आज भी जो है इस्लामिक जड़ता, इस्लामिक बर्बरता, इस्लामिक जहालत में आज भी ढक के रखना चाहता है, जो आज भी अपने औरतों को बाहर नहीं निकलने देना चाहता, उसके खिलाफ ईरान की जनता ने विद्रोह कर दिया है। उतनी सी बात नहीं है, वो एक आतंकवादी रजीम थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक वो जो है इजराइल को जमीन के नक्शे से मिटा देने की बात कर रहा था, याद है ना? मैं बीच में टोक रहा हूं, ये 1950 और 1960 का ईरान है। आप इस महिला को देखिए, ये 1950 और 1960 का ईरान है, और जिसमें लड़कियां स्कूल जा रही हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, ये स्कूल गर्ल्स हैं, ठीक। ये 1950
हाँ 1960 का ईरान है, लेकिन अभी के ईरान की अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप समझ जाइएगा कि ईरान में दरअसल महिलाओं का क्या हाल है। और वहां पर जिस तरीके से नकाब और हिजाब को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है, आपको कोई भी महिला बिना नकाब और हिजाब के वहां दिखेगी तो उनके खिलाफ आपको पता है फतवा ही फतवा, और उसको मारा जाएगा, मॉरल पुलिसिंग। आप दोनों तस्वीरें देख चुके हैं, मैं केवल दर्शकों को नहीं, समझाने के लिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जी। श्रीकांत भाई, 50, 60 और 70 के दशक में अफगानिस्तान भी ऐसा ही था। अफगानिस्तान की नाइट लाइफ की फोटोग्राफ तक काबुल की आज भी इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान भी ऐसा ही था, भारत भी ऐसा ही था। भारत में जो मुसलमान लड़कियां थी, मुसलमान औरतें थी, तो ये जो जहालत वापस आई है, ये तो 80 के दशक के बाद सऊदी अरेबिया के एक प्रोजेक्ट के तहत आई थी ना। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मदरसों और मस्जिदों से ढक दो। बॉर्डर एरियाज में सब मदरसे मस्जिद बना दिया, हजारों की संख्या में रातों रात मस्जिदें खड़ी हो गई, मदरसे खड़े हो गए, मजारे आ गई। पेट्रो डॉलर्स, पेट्रोल हाँ, तो वो डॉलर्स तो जो आए थे, सऊदी हाँ। अरेबिया ने और गल्फ कंट्रीज ने अरबों डॉलर झोंक दिए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के इस्लामीकरण के लिए। नहीं तो 70 के दशक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ठीक यही फोटोग्राफ, बल्कि बैठे बैठे मैं तो आपसे कहूंगा कि 1970 के काबुल की जरा लड़कियों की फोटोग्राफ निकाल के आप दिखा दीजिए दर्शकों को। अब मैं एक बात कहता हूं कि इतनी सी बात नहीं है। आपको याद होगा भी जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध पूरे जोरों शोरों था, तो ईरान जो है वो इसराइल को नेस्तो नाबूद करने चला था। फिर बाद में B-52 बॉम्बर लेके ट्रंप को आना पड़ा था और उसने जो है बमबारी की थी। तब तक जो है वो मिसाइल वर्षा करने जा रहा था। ये 1960 1950 अफगानिस्तान की महिलाएं हैं, और इनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। इसमें से कौन सी आपको बुरके में दिख रही है? हाँ, बताइए। ये अफगानिस्तान की महिला है। नहीं, ये बात अच्छा आरफा हाँ, खानम शेरवानी से भी पूछनी चाहिए। और ये हाँ, उस उससे पूछनी उस चाहिए, उससे पूछनी उस चाहिए जी। अफसर जी। जिसका हिजाब हाँ। नीतीश कुमार ने सरकाया था, उससे भी पूछनी चाहिए। और ये बात राहुल गांधी से और ममता बनर्जी से और अखिलेश यादव से भी पूछनी चाहिए, ओवैसी से भी पूछनी चाहिए कि तुम क्यों अपनी औरतों को इस 8 मीटर के तंबू में ढक के रखना चाहते हो। खैर, चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो ईरान कल तक दुनिया से लड़ने की धमकी दे रहा था, आज वहां पे ये हालत है कि $1, उनकी जो करेंसी है वो, हालांकि वो वैसे भी लाखों में ही होती है, पर इस वक्त 14 लाख रियाल $1 में आ रहा है। बात उतनी सी नहीं है। अगर वो रियाल को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले, तो आज एक औसत ईरानियन की जो सैलरी है ना इस समय, वो $125 के आसपास है। जबकि जिंदा रहने के लिए $250 चाहिए, जिंदा रहने के लिए। पॉवर्टी लाइन तो उनकी $300-350 से शुरू हो जाती है, कि जो $300-350 से कम कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। $250 में आपको जिंदा रह सके, आप खाना खा सकते हैं $250 में। आज औसतन एक ईरानियन नागरिक की सैलरी $125 से $150 है। तो इस ये दुर्दशा हुई क्यों? सारी चीजें ना एक साथ कन्वर्ज हो गई। जैसे भाई यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, तो उसमें क्या था कि चलो भारत जो है एक थोड़ा सा उनको एक हेल्पिंग हैंड, एक मदद का हाथ बढ़ा देता था, और भारत नहीं मानता था उन सैंक्शंस को। और कच्चा तेल ईरान से हम सस्ते दामों पे भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते, फिर उससे भी सस्ता हमको रशिया से मिलने लग गया, तो हमने ईरान से कंजम्पशन कम करके और फिर भाई
सैंक्शन हमारे ऊपर भी लगा रहा था अमेरिका, तो हमने ईरान से सैंक्शंस कम अपना खरीद कम करके रूस पे बढ़ा दी। हालांकि रूस पे भी सैंक्शंस है। सारा झगड़ा ही ट्रंप के साथ इस बात का है कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए। उसने कहा कि तुम हमें नहीं सिखाओगे साले, तुमको जरूरत पड़ती है तो तुम सस्ती गैस और उसी रूस से तुम गैस और बिजली और सारी एनर्जी खरीदते हो और हमको बोलते हो नहीं लेना। वाह बेटा, तुम खरीदो हम ना खरीदे। तो ये सारी बातें चल रही है सर। पर आज आज जो ईरान की हालत है कि ईरान इसमें में एक सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, मैं जोड़ दूं माफी के साथ। ईरान में पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। ईरान में पानी नहीं है पिछवाड़ा धोने के लिए भी, पिछवाड़ा तो धोते ही नहीं थे वो, मुंह धोने के लिए, पीने के लिए सबसे बड़ा सूखा है। और इस शुक्रवार पूरे ईरान के लोग मिलकर हिजारत कर रहे थे, हजरत यानी कि दुआ पढ़ रहे थे कि साहब पानी दे दो, पानी दे दो, बारिश बारिश बारिश। बारिश, वहां पानी ही नहीं है। वो थूकने के लिए भी थूक नहीं निकलेगा, इतना पानी नहीं है, समझिए। लोगों के शरीर में भी पानी नहीं है। तो अब वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना कन्वर्ज हो गई हैं। जैसे महिलाओं का संघर्ष अलग चल रहा है, युवाओं का अलग चल रहा है। जो खुमैनी है उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया है। खुमैनी की पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया है। और जो शाह थे, जो ओरिजिनल शासक थे, जिनको गद्दी से हटा के खुमैनी ने सत्ता हथियाई थी, वो लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वहां से उन्होंने आह्वान कर दिया कि सारी जनता के सड़कों पर उतर जाओ। तो आज जो है पूरा ईरान सड़कों पर उतरा हुआ है, वहां की पूरी जेनजी सड़कों पर उतरी हुई है। और आपने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास ब्रेड, दूध, चावल बच्चों के लिए खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और इन्फ्लेशन का रेट मोर देन 58-60%। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई इतनी, और आमदनी रह नहीं गई। तो देश जो है बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। सिर्फ दिवालिया नहीं हुआ, देश जो है वेनेजुएला से भी बदतर हालत हो गए हैं। वेनेजुएला से भी बदतर हालत इस समय ईरान की होने जा रही है। अब वहां देखते हैं कि वहां तख्ता पलट होता है, क्या होता है। शाह जो है, जो कि वहां लंदन में बैठे हैं, वो वापस आते हैं, खुमैनी को गद्दी से हटाया जाता है। और ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फोर्सेस, जो विदेशी ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, क्या करती हैं। ये आने वाले समय में ईरान का केस बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पर मैं इतना जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं, ये जो कांग्रेसी, आज आप कांग्रेसी हैंडल्स को भी देखेंगे ना, तो वहां भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर ईरान की जनता सड़कों पे उतर आई है तो भारत की जेनजी क्यों नहीं उतर रही है सड़कों। अब हर एक कांग्रेसी हैंडल, वामपंथी, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए कि अब तो एक ही रास्ता है, सड़क पे उतरना पड़ेगा जनता को। अब तो एक ही रास्ता है, जेनजी को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अरे अब तो ईरान वाले भी आ गए, भारत वालों तुम कब आओगे। पर एक एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। मैं ना पिछले हफ्ते मैं मैं और नन्हे पहलवान, हम क्योंकि हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ पे हरी सब्जी पूरी नीचे से ही आती है, पंजाब से आती है। तो हम जब पंजाब से यहाँ आ रहे थे तो मैंने कहा यार हमारे पास गाड़ी थी बड़ी वाली, तो हमने कहा हम सब्जी ले चलते हैं। श्रीकांत भाई, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऑलमोस्ट सारी सब्जियां 10 से 15 रुपए किलो। अब आज के जमाने में 10 रुपए किलो, किसान की गोभी 3 रुपए बिक रही थी जालंधर में। तो किसानों ने क्या किया, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे ना लाद के सड़कों के किनारे आके खड़े हो जाए और आते जाते गाड़ियों को ऐसे करके 10-10 रुपए में गोभी उठाओ, 10-10 रुपए में गोभी बेच रहे थे। पालक का हरा साग 10 रुपए में। तो कहने का मतलब है कि
आप जब जेन जी को आह्वान कर रहे हैं ये वामपंथी कांग्रेसी साहब कि सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे, भाई हमारे हालात नेपाल, बांग्लादेश या ईरान जैसे नहीं ना है। हमारे यहाँ स्थितियां बहुत कंट्रोल में है। जी, एक आयशा है, वो शायद पता नहीं कौन सी है, वो रेडियो मिर्ची वाली आयशा शायना ऐसा करके है ना कोई, आयमा, ऐसे आरजे शायमा। कुछ करना रहती है। हाँ, और ये शेरवानी पेटीकोट ब्लाउज जो है ये सब क्यों नहीं ईरान जाकर वहां की सत्ता बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं? या मैं कह रहा हूं कि इस देश के जितने भी ये तथाकथित सेकुलर है, लिब्रांडो है, जो ईरान का राग अलापते थे और ईरान को लेकर उसके प्रोटेस्ट को दरकिनार करके वहां की निरंकुश सत्ता जो है, डिक्टेटरशिप है, उसके लिए बोल रहे थे, ये सब अपनी सैलरी वहां क्यों नहीं देते हैं? ये सब अपना पैसा वहां क्यों नहीं देते हैं? वहां जाकर बस क्यों नहीं जाते? अगर ईरान से इतना प्यार है और ईरान को लेकर इतनी इनके दिल में छाती से दूध उतर रहा है, तो क्यों नहीं ईरान ही चले जाते हैं? ईरान ही बस जाए, ईरान का ही गाना गा ले। आप म्यूट है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा वो जर्मन शेफर्ड भी बोलता था बांग्लादेश बहुत अच्छा है, और भी वो सैम पित्रोदा आया था या पता नहीं कौन था, कहता मेरे को तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बड़ा मन लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे साले फिर यह वहीं जाके बस जाओ ना। मैं तो जितने कांग्रेसी है सबको बोल, बहुत दिन पहले आप बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, बांग्लादेश का हैप्पीनेस कोशेंट भी बहुत अच्छा है, भारत सभी मामलों में पिछड़ गया है। जाओ बेटा बांग्लादेश में बस जाओ। बिल्कुल आपने सही कहा भाई, अगर आपको वो देश बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं हिमाचल में क्यों रहता हूं, मुझे हिमाचल अच्छा लगता है। यहां पे हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है। आप नीचे दिल्ली में आप रहते हैं, आपका तो घर भगवानी मालिक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ईश्वर आपको लंबी आयु दे और आपके फेफड़ों में एक ऐसा फिल्टर लगा दे कि आप जो है, पर यहाँ पे एकदम शुद्ध हवा है। आपके यहाँ घर में शायद आरओ का पानी पीने में भी मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा। आपको पता है मैं यहाँ मैं एकदम नेचुरल वाटर पीता हूँ, कोई आरओ नहीं, कुछ नहीं। और आप अपना मिनरल वाटर लेके आइए, वो है ना कोई एक पानी है शायद वो विराट कोहली पता नहीं कितने 1000 रुपए की बोतल आती है वो पीता है, और भी बिस्लेरी का ही एक कोई और एक ब्रांड है वेदिका करके, वो 100 रुपए की बोतल आती है, मैंने भी एक बार पिया था वो पानी। आप एक काम करिए, वो 100 रुपए वाली 1 लीटर पानी लेके आइए और मैं आपको अपना मनाली का, हिमाचल का पानी पिलाता हूँ। आप जिंदगी में वो वेदिका का पानी नहीं पियेंगे। मेरा मनाली का जो नेचुरल पानी है वो इतना इतना मीठा, इतना टेस्टी है, इतना स्वच्छ है। तो मुझे हिमाचल अच्छा लगता है, तो मैं हिमाचल में आके बस गया। अगर किसी को पाकिस्तान, बांग्लादेश या ईरान या कोई भी कंट्री बहुत अच्छा लगता है तो वहां जाके बस जाओ। पंजाबियों की इस मामले में बड़ी तारीफ करता हूं, उनको कनाडा अच्छा लगता है, वहां जाके बस गए, सब कुछ अपना बेच बाज के, वहां का गहना हवेली सब बेच के चला गया ना कनाडा। पाकिस्तानी पंजाबी चला जाता है ना, चाहे डंकी लगा के जाता है साला, 1 करोड़ रुपया खर्च करके चला जाता है ना, बाद में जाके रोता है पछताता है, वो अलग बात है। तो ये जितने भी है कांग्रेसी हैं, इन सबको पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इधर उधर कहीं ईरान, अफगानिस्तान, वहीं जाके बस जाना चाहिए। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं जी, तब आपने तक के समय लिए दिया इसके लिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।